पूरा देश नवरात्रि का त्योहार शक्ति पर्व के रूप में मना रहा है। विचार अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति होता है और उस विचार यात्रा का संपुट आज हमें प्रसाद के रूप में मिला है। मैं आप सबका हृदय से बहुत आभारी हूँ इस प्रसाद के लिए। हम आने वाले दिनों में विजयादशमी मनाने वाले हैं। यह विजयादशमी देश के लिए बहुत खास है। विजयादशमी के लिए मेरी सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज हम सबसे पहले तो मैं महेश जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं, उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूं। सामान्य रूप से सार्वजनिक जीवन में कोई व्यक्ति हो तो उनके विषय में कुछ लिखना सरल होता है क्योंकि चीजें उपलब्ध होती हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन सार्वजनिक रहा हो लेकिन ट्रेन के डिब्बे में बगल में बैठा हुआ भी पहचानता नहीं था कि इंसान कौन है, ऐसा स्वयं को पूर्णतया समर्पित जीवन जीना, जिसने अपनी कोई पहचान कहीं छोड़नी नहीं, इस भूमिका से जीना। और ऐसे व्यक्ति के संबंध में 30 साल तक लगातार उनके हर साथी से पूछते पूछते, भैया कुछ तो बताओ, तुम भी तो दीनदयाल जी के साथ थे, कैसा थे, क्या करते थे, क्या बोलते थे, कहीं लिखा हुआ है क्या, चिट्ठी है क्या। मैं मानता हूं ये बड़ा भगीरथ काम किया है आप लोगों ने, भगीरथ का। और इसलिए, और जब ये 15 खंड, और जीवन का कालखंड बड़ा नहीं था, वो छोटा था, 50 साल की आयु का, लेकिन इतने छोटे से कालखंड में हमें इतना बड़ा वैचारिक अधिष्ठान देकर के दीनदयाल जी गए। ये 15 ग्रंथ एक प्रकार से पंडित जी की जीवन यात्रा, पंडित जी की विचार यात्रा और पंडित जी की संकल्प यात्रा की त्रिवेणी है। और आज का ये पल इस त्रिवेणी यात्रा को चरणामृत लेने का पर्व है, यह अवसर है। पंडित जी के जीवन में सादगी, मैं समझता हूं कि अगर कोई भी पंडित जी की बात करेगा तो सबसे पहले सादगी की छवि उभर करके आती है। मुझे तो पंडित जी के दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला। जब उनकी हत्या हुई तो अखबार के हेडलाइन पर थी, हम स्कूल में पढ़ते थे, उस समय पहली बार ध्यान गया था इस महापुरुष की तरफ। लेकिन यहां बहुत लोग बैठे हैं जिनको पंडित जी को निकट से देखने का, सुनने का, बात करने का, साथ में काम करने का सौभाग्य मिला है। अब कल्पना कर सकता है कोई, इतने कम समय में राजनीतिक जीवन में
एक राजनीतिक विचार, एक राजनीतिक व्यवस्था, एक राजनीतिक दल विपक्ष से लेकर के विकल्प तक की यात्रा को पार कर ले, ये छोटी सिद्धि नहीं है। और ये विपक्ष से विकल्प तक की यात्रा संभव इसलिए बनी है कि पंडित जी ने जिस विचार बीज से फाउंडेशन तैयार किया था, जो नींव डाली थी, उसी का परिपाक है कि आज विपक्ष से यात्रा विकल्प तक हम विश्व के सामने प्रस्तुत कर पाए। हमारे देश में राजनीतिक दलों के रूप रंग भली भांति हम जानते हैं। लेकिन ये पंडित जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि उन्होंने संगठन आधारित राजनीतिक दल का एक पर्याय देश में खड़ा किया। कुछ ही मुट्ठी भर लोगों के द्वारा चलने वाला दल नहीं, संगठन के आधार पर चलने वाला राजनीतिक दल। और भारत में भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक संगठन आधारित राजनीतिक दल, ये उसकी अपनी अलग पहचान देता है। और उसका श्रेय उस समय के मनीषी जिन्होंने इस रचना को आगे बढ़ाया, उसमें प्रमुख भूमिका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की रही। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को तो देश और दुनिया जानती थी, उनके व्यक्तित्व से परिचित थी। पंडित नेहरू की मंत्रिपरिषद में वो अपनी अहम भूमिका निभा रहे थे। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते थे दीनदयाल जी को अपने साथ पा करके कि अगर मेरे पास एक और दीनदयाल, दो दीनदयाल हो, तो मैं हिंदुस्तान की राजनीति का चरित्र बदल सकता हूं। इस देश में कांग्रेस का शासन ही रहेगा, कांग्रेस ही चलेगी, यही एक माहौल था। पंडित नेहरू जी थे तब तक तो कोई अलग विचार भी नहीं आता था, तो आता था तो इतना आता था, नेहरू के बाद कौन, यही विचार चलता था देश में। नेहरू के बाद क्या, ये विचार नहीं चलता था। नेहरू के बाद कौन, यही विचार चलता था देश में। उस समय हम छोटे थे, अखबारों में पढ़ते थे, यही आता था, नेहरू के बाद कौन। और बाय एंड लार्ज हिंदुस्तान में कोई राजनीतिक दल पनपे ही नहीं थे। पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक एक ही राजनीतिक दल की व्यवस्था थी। अचानक 62 से 67 के बीच एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट होने लगा कि देश के सामने सवाल खड़ा हुआ था कि इस वैक्यूम को कौन भरेगा। कांग्रेस बहुत तेज गति से अपनी स्थिति में गिरावट अनुभव कर रही थी। अन्य राजनीतिक दलों का समूह अभी खड़ा नहीं हुआ था, एक ऑल्टरनेट तो था ही नहीं। एक बहुत बड़ा वैक्यूम का वो कालखंड था। पंडित जी के राजनीतिक कौशल्य को समझने के लिए 62 to 67 का जो कालखंड है वो भली भांति बहुत बड़ा मूल्य रखता है। क्योंकि राममनोहर लोहिया जी ने कहा था कि 67 में जब कई राज्यों में कांग्रेस ने अपना शासन खोया, जनता कांग्रेस के खिलाफ जो मिले उसको पसंद करना चाहती थी। उस समय लोहिया जी ने कहा है कि ये दीनदयाल उपाध्याय जी की विशाल दृष्टि का परिणाम था कि राजनीतिक दलों का समूह एकत्र आया, संयुक्त विधायक दल बना और एक ऑल्टरनेट गवर्नमेंट देने का प्रयास इस देश में हुआ। लोहिया जी कहते हैं कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की ये विशाल दृष्टिकोण का परिणाम था कि देश में हुआ। और उसके बाद हम देख रहे हैं
राजनीतिक मानचित्र पर अनेक दल उभरे, लेकिन फिर भी लंबे अरसे तक दलों के समूह एकत्र होकर के ही देश की भलाई के लिए प्रयास करे, ये चलता रहा। दीनदयाल जी की और एक विशेषता रही, उन्होंने कार्यकर्ता के निर्माण पर बल दिया। राजनीतिक कार्यकर्ताओं की एक नई श्रेणी तैयार हो, जिसका कोई राजनीतिक गोत्र न हो। ऐसा एक स्वतंत्र चिंतन वाला, राष्ट्रभक्ति से प्रेरित, समाज को समर्पित कार्यकर्ताओं का समूह, इससे बना हुआ संगठन और उस संगठन से राजनीतिक जीवन में पदार्पण। और इसलिए उन्होंने पूरी शक्ति संगठन को वैचारिक अधिष्ठान देने को, कार्यकर्ता के निर्माण में, संगठन के विस्तार में अपने जीवन का अधिकतम कार्यकाल खपा दिया। और इसलिए ये एक ऐसा राजनीतिक दल जिसका कार्यकर्ता संगठन केंद्रीय है और जो संगठन राष्ट्र केंद्रीय है, ऐसी एक व्यवस्था पंडित जी ने देश को दी है। और आज हम देख रहे हैं कि जहां भी हम लोगों को कार्य करने का अवसर मिला है, उसके तुलनात्मक अभ्यास कोई भी कर ले। और मैं तो चाहूंगा हिंदुस्तान के जो विश्लेषक वर्ग है, उसने इस देश में पिछले 50 साल में जितने जितने राजनीतिक दलों को शासन में आकर के सेवा करने का मौका मिला है, उनके कार्यकाल का कोई 25-50 पॉइंट लेकर के इवोल्यूशन, हर एक का निश्चित पॉइंट पर इवोल्यूशन हो। एक कंपैरेटिव स्टडी आना चाहिए देश में कि कौन राजनीतिक दल को सत्ता में आने के बाद क्या क्या होता है और कौन क्या क्या करता है। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने पसीने से, और जीवन का अंतकाल को देखूं तो मैं कहूंगा अपने खून से, जिस दल को सींचा है, जिस विचार को पनपाया है, वो तपस्या आज भी इस कसौटी से खरी उतरने के लिए सामर्थ्यवान है। ये विश्वास से हम कह सकते हैं। भारत इतना बड़ा विशाल देश है। कभी कभी जब परंपरा की बात करते हैं तो कुछ लोगों को बातें बहुत एक सीमित अर्थ में समझ में आती हैं, तब बड़ी गलती हो जाती है। पंडित जी का एक कोट मैं पढ़ना चाहता हूं, उससे समझ में आएगा कि किस प्रकार से हम लोगों के चिंतन की धारा रही है। उन्होंने एक जगह भी लिखा है, ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति सभी क्षेत्रों में अपने जीवन के विकास के लिए जो भी आवश्यक होगा वह हम स्वीकार करेंगे। हम नवीनता के विरोधी नहीं और न प्राचीनता के नाम पर रूढ़ियां और मृत परंपराओं के हम अंध उपासक हैं। ये हमारी मूलभूत सोच है। हम नित्य निरंतर नवीन प्रवाह, विचार प्रवाह को स्वीकार करने वाले लोग हैं। राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार, समाज की आवश्यकता के अनुसार हम अपने आप को ढालने वाले लोग हैं। और तभी तो जाकर के इतने कम समय में विपक्ष से लेकर के विकल्प तक की यात्रा में
हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासियों का विश्वास जीत पाए। हमारे देश में पंडित जी के विचार चिंतन में उन बातों का अर्क है जो वेद से विवेकानंद तक हम सुनते आए हैं, जो सुदर्शन चक्रधारी मोहन से लेकर के चरखाधारी मोहन तक सुनते आए हैं। उन सारे विचारों का अर्क पंडित जी ने आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत कर करके नई व्यवस्थाएं क्या हो उसके लिए मार्गदर्शन किया है। और इसलिए उनका आग्रह रहता था कि भारत की जड़ों से जुड़ी हुई राजनीति ही, भारत की जड़ों से जुड़ी हुई अर्थनीति ही, भारत की जड़ों से जुड़ी हुई समाज नीति ही भारत के भाग्य को बदलने का सर्वाधिक सामर्थ्य रखती हुई है। और दुनिया में कोई समाज अपनी जड़ें काट करके बड़ा हुआ हो, ऐसा दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है। आवश्यकता के अनुसार अपने मूलभूत सामर्थ्य के बीच नई चीजों को स्वीकारना सरल होता है, लेकिन अगर हम दुर्बल है तो कितना ही अच्छा हम लेंगे शायद पचा नहीं पाएंगे। किसी बीमार व्यक्ति को अच्छा सा खाना दिया जाए तो और बीमार हो जाता है। और इसलिए सबसे पहली शर्त पर वो बल देते थे कि हमें अपने आप को समर्थ बनाना पड़ेगा। और जब वो समर्थ की बात करते थे तो साफ साफ कहते थे कि व्यक्ति प्रतिभा संपन्न हो, सामर्थ्यशाली हो, परिवार एक रस हो, परिवार सामर्थ्यमय हो। वे कहते थे समाज समान अधिष्ठान पर विविधताओं से भरा हुआ संकल्पबद्ध होना चाहिए। वे कहते थे राष्ट्र में जो सेना है वो सेना अत्यंत सामर्थ्यवान होनी चाहिए और तब जाकर के राष्ट्र सामर्थ्यवान बनता है। व्यक्ति से लेकर के राष्ट्र तक वे सामर्थ्यवान, बलशाली, और बलशाली का मतलब किसी के लिए नहीं, किसी के विपक्ष में नहीं है। हम अगर सुबह घंटा पर कोई एक्सरसाइज करता है तो पड़ोसी को डरने की जरूरत नहीं कि भाई वो मेरे लिए कर रहा है। वो अपनी एक्सरसाइज अपने स्वास्थ्य के लिए करता है जी। तो हमारा यही रहा है कि भाई हमारा देश सामर्थ्यवान होना चाहिए, शक्तिवान होना चाहिए। आज विश्व स्पर्धा का युग है। कोई एक जमाना था जब विश्व दो हिस्सों में बटा हुआ था, ये कैंप वो कैंप, या तो आप यहां रहिए आप वहां रहिए, ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हो हम न्यूट्रल है, लेकिन मामला तो वही था। आज विश्व इंटरडिपेंडेंट हो गया है। किसी के साथ 10 मुद्दों पर विवाद होगा तो 4 मुद्दों पर सहमति होगी, 4 मुद्दों पर चलते होंगे, 10 मुद्दों पर चलने के लिए सोचते होंगे। ये स्थिति है। ऐसे समय में भारत ने अपने मूलभूत चिंतन के आधार पर विश्व की अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए अपने आप को सामर्थ्यवान बनाना समय की मांग है। और उस मांग को पूरा करने के लिए 125 करोड़ देशवासियों ने कर्तव्य बोध के साथ, संकल्प के साथ उसकी परिपूर्ति के लिए प्रयास अविरत रूप से करना अनिवार्य हो गया है।
जी के पूरे चिंतन में गरीब उनके केंद्र बिंदु में था। वे किसी आर्थिक व्यवस्था से ऊपर से नीचे की तरफ जाने के पुरस्कार नहीं थे। वो हर दिन कहते थे अर्थव्यवस्थाओं की रचना नीचे से ऊपर तक होनी चाहिए। गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, हमारी सारी योजनाओं के केंद्र में वही होना चाहिए और उसका कल्याण यही हमारे केंद्र में होना चाहिए और तभी जाकर के हम देश में परिवर्तन ला सकते हैं। ये ठीक है कि ये अंतर्द्वंद चलता रहेगा। जिसको कुछ मिला है उसकी अधिक पाने की आस ज्यादा जगी है, लेकिन जिसको कुछ नहीं मिला है जब तक उसको मिलेगा नहीं, ये मध्यम स्थान पर खड़े हुए लोग जो अधिक पाने की आश करते हैं वहां रुकावट आ जाएगी, ठहराव आ जाएगा। उनको भी आगे जाना है तो नीचे को ऊपर लाना ही पड़ेगा, तब जाकर के जो ऊपर है वो भी ज्यादा ऊपर जा पाएंगे। और इसलिए हमारे विकास यात्रा के सारे प्रवाह हमें उस दिशा में ले जाने हैं जहां पर हम गरीब को एम्पावर करें, उसका सशक्तिकरण करें और गरीब ही हमारी गरीबी के खिलाफ लड़ाई का एक बहुत बड़ा फौजी बन जाए। हम सभी मिलकर के गरीबी से मुक्त भारत बनाने की दिशा में काम करता है। और पंडित जी के जो सपने हैं, और जब ये शताब्दी वर्ष है तो भारत सरकार ने गरीब कल्याण वर्ष के रूप में उसको मनाना तय किया है। और इसके कारण सरकार के सभी विभाग, सरकार के सभी निर्णय इस बात को भूल नहीं सकते अब कि भी ये गरीब कल्याण वर्ष है। आपके विचार, काम, कार्यक्रम में गरीब कहाँ है बताओ। पूरी सरकार की सोच बदलने के लिए ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मशती वर्ष सभी लोगों को गरीब केंद्रित योजनाएं बनाने के लिए प्रेरित करने वाला एक शुभ अवसर के रूप में हमने इसको मनाया है। समाज में हर प्रकार का सामर्थ्य पैदा हो। पंडित जी एक सप्त जाह्नवी की चर्चा करते थे अपनी बातों में, और वो कहते थे सप्त गंगा। वो कहते थे भारत के वैभव के लिए 7 आदर्श की वो वकालत करते थे। उन 7 आदर्शों में वे कहते थे एक रसता, कर्मठता, समानता, संपन्नता, ज्ञान, सुख, शांति। इन सप्त धाराओं से हम भारत को वैभवी बना सकते हैं। कर्मठता हम छोड़ नहीं सकते। यह देश विविधताओं से भरा हुआ है और यही उसकी खूबसूरती है। हम भाग्यवान हैं कि 100 से ज्यादा भाषाएं हो, 1700 से ज्यादा बोलियां हो, दुनिया का हर संप्रदाय यहां मौजूद हो। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है इस देश की। ये बहुत बड़ी अमानत है। और एक रस समाज, यही तो पंडित जी का सपना था, जहां मनमुटाव न हो, भेदभाव न हो, शोषण की कल्पना तक न हो। ऐसे समाज की कल्पना लेकर के ही हम सबको अपना राजनीतिक चिंतन, और वही राष्ट्रभक्ति है, उसको हमें आगे बढ़ाना होगा। कोई कल्पना कर सकता है? मैं बहुत छोटा था लेकिन मैंने सुना है गुजरात में उस समय शायद एक स्वतंत्र पक्ष बना था, और पक्ष का मतलब उन्होंने किया था प फॉर पटेल, क्ष फॉर क्षत्रिय, ऐसा करके। और बड़े बड़े राज परिवार के लोग उसका नेतृत्व करते थे। मसानी साहब जैसे बड़े नेता लोग थे।
तो गुजरात में जनसंघ नाम की एक इकाई चलती थी, तो उनके साथ चुनाव समझौते के लिए मीटिंग होती थी। तो पहले तो मीटिंग है ना, कोई पहचानते नहीं थे जनसंघ के कार्यकर्ताओं के, तो कभी नाम अखबार में नहीं आया, दीवार कभी फोटो न छपी हो तो उनको कौन पहचानेगा। लेकिन वो मीटिंग में जाते थे तो उस समय गुजरात में एक भाई काका करके स्वतंत्र पार्टी के नेता थे। तो जनसंघ के लोगों ने कहा कि भाई हम चुनाव में आपके साथ देने के लिए तैयार हैं, हमें इतनी सीटें दो, हम लड़ेंगे आपके साथ। तो हंस पड़े। उन्होंने जनसंघ के नेताओं के सामने कहा, क्या दीवारों पर दीपक पेंट करने से चुनाव जीत जाओगे क्या? ऐसा मजाक उड़ाया था। यानी उस समय हम कुछ नहीं थे, कुछ नहीं थे, लेकिन ये दीनदयाल जी का सामर्थ्य देखिए। जब तक विजय का विश्वास ना हो, और वो एक जमाना था जनसंघ के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते थे तो जिसकी जमानत बच जाए उन पैसों से पार्टी करते थे, महफिल मनाते थे। ये विचार के प्रति प्रतिबद्धता के बिना संभव नहीं है। पराजय में भी एकाध की अगर जमानत बच जाए तो उन पैसों से सब मिलकर के महफिल मनाएं, अपने विचार के प्रति कितनी अद्भुत श्रद्धा होगी, तब ये मिजाज बनता है। और इसका मूल कारण था, पंडित जी कहते थे, उन्होंने बहुत अच्छा वाक्य कहा था, विजय का विश्वास है, तपस्या का निश्चय लेकर के चले। आज भी पंडित जी के वो शब्द हमारे लिए उतना ही मायना रखते हैं। विजय का विश्वास है, लेकिन तपस्या में कमी नहीं आनी चाहिए। पंडित जी ने कहा था, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। ये जो पंडित जी ने हमें सिखाया है वो आज भी उतना ही सार्थक है, उसे लेकर के हमें चलना है। मैं फिर एक बार पंडित जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए इस महान विचार यात्रा को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ हम सब परिश्रम की पराकाष्ठा करें। मां भारती की सेवा करने का हमें जहां भी जो भी अवसर मिले, हमारा अपना खुद का सब कुछ इस मां भारती के गरीब से गरीब के कल्याण के लिए खपा दे। इसी एक द्वारा इस शताब्दी के पर्व को हम मनाएं। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके बीच आने का अवसर मिला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। आतंकवाद ये मानवता का दुश्मन है। पूरे विश्व की मानव जात को मानवतावादियों ने एक होकर के आतंकवाद को परास्त करना ही होगा।